पृष्ठ 3, पेज नंबर 27। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाणे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। यहाँ पर लेखक और सुमति लंगकोर जाने के लिए, जो कि उनका अगला पड़ाव था, 16-17 मील दूर था, इसलिए दोनों ने घोड़े किराए पर लिए और उन पर सवार होकर चलने लगे। साथ में सामान भी था, तो दोनों चलते चलते सामान के साथ दोनों को पहाड़ी चढ़ाई और सामान दोनों के साथ यात्रा करना बहुत मुश्किल था, खासकर लेखक के लिए। सुमति को तो ये आदत थी, परंतु लेखक के लिए बहुत मुश्किल थी। अब लेखक और उनके साथियों ने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। दोपहर तक वो लोग डाणे के ऊपर जा पहुँचे। डाणे मतलब ऊंचा पर्वत, पहाड़। अब लेखक और उनके साथी 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। अब यहाँ लेखक अपने साथियों के साथ ऊंचाई पर खड़े थे। वहाँ से उनको दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ, हिमालय के हजारों पहाड़ियाँ जो थी बर्फ़ से ढकी हुई, वो दिखाई दे रही थी। यहाँ का वातावरण अत्यंत मनोहर हो चुका था। और वहीं पर भीटे की ओर साइड के जो छोटे छोटे पहाड़ थे बिल्कुल नंगे थे। नंगे का मतलब ना यहाँ बर्फ़ थी और ना किसी प्रकार की हरियाली। आमतौर पर हम हिमाचल में, हिमालय प्रदेश जब जाते हैं, पहाड़ों पे हमें हरियाली दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों पे न बर्फ़ थी और न ही हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ रही थीं। आगे सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। यहाँ पर हर पहाड़ के अपने एक देवता होते हैं, जिनको कि इस प्रकार सजाया जाता है। पत्थरों के ढेर को रंग करके, उनके ऊपर रंग लगा के, जानवरों की सींगों के साथ और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियाँ, उसके द्वारा यहाँ पर अपने हर पहाड़ के देवता को सजाया जाता है, पूजा की जाती है। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो किसी प्रकार थक हार कर हम चढ़ तो जाते हैं, खतरा नहीं होता, लेकिन जब हम उतरते हैं, चाहे वो हम साइकिल पे हों या पैदल हों या कैसे भी, तब उतरने के समय हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी होती रहती है। यहाँ पर भी लेखक तो घोड़े पे थे, तो लेखक को और सावधानी रखनी पड़ रही थी उतरने के समय। लेखक के साथ एक दो और सवार साथी चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दौनविकस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेखक का घोड़ा वैसे ही कमज़ोर था, सुस्त था, और वो उतराई पर और धीमे चल रहा था। तो लेखक को लगा कि शायद बेचारा इतना चढ़ते चढ़ते थक गया होगा, और उस कारण उनके मन में घोड़े के लिए थोड़ी दया भावना आ गई और वो उसे मारना नहीं चाहते थे। धीरे धीरे इस प्रकार से वो अपने बाकी साथियों से पिछड़ते गए। दौनविकस्तो ये एक उपन्यास 17वीं शताब्दी 17th सेंचुरी का एक उपन्यास है। उसके ये नायक थे जो कि घोड़े पर झूमते जाते थे। तो लेखक भी अपने आप को उनसे तुलना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं उसकी तरह घोड़े पर झूमता चला जा रहा था और यह पता नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, क्योंकि घोड़ा इतना धीरे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। लेखक जैसे ही घोड़े को थोड़ा तेज़ चलने के लिए थोड़ा एड़ लगाते होंगे तो वह और धीरे धीरे चलने लगता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। दो रास्ते मतलब
वहाँ पर दो रास्ते बने होंगे कि ये वाला लेना है, बाएं जाना है, दाएं जाना है। तो लेखक ने बाएं का रास्ता लेकर काफ़ी रास्ता अपना तय कर लिया, आगे बढ़ गए। लेकिन उनको वहाँ पर सुमति और बाकी साथी नहीं मिले। तो फिर वो आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। जब कोई नहीं दिखा तो लेखक पूछते हैं वहाँ पर कि लंगकोर जाने के लिए। तब उनको पता चलता है कि उन्होंने जो शुरू में रास्ता, जो बाएं वाला रास्ता चुन लिया, वो गलत था। उनको दाहिने वाला रास्ता चुनना था। अब इतनी दूर आने के बाद, वो भी उतराई में, वापस ऐसे कमज़ोर सुस्त घोड़े पर चलना, लेखक को फिर भी जाना तो था। वो गए, लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था। काफ़ी दूर चलने के बाद देर तक 4-5 बजे के करीब वो गांव पहुँचे तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। सुमति वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे अपने साथियों के साथ, क्योंकि लेखक को साथ लेकर ही आगे जाना था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। क्योंकि सुमति समय के बहुत बड़े पाबंद थे, तो उनका ये था कि टाइम से पहुंचना है और लेखक काफ़ी लेट हो चुके थे। तो सुमति और उनके बाकी साथी लेखक का इंतज़ार कर रहे थे और इस कारण सुमति को गुस्सा आया। और चूँकि वो मंगोल प्रजाति के थे तो उनका मुंह वैसे ही लाल था और भी गुस्से में तो और ज़्यादा लाल हो रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। वहाँ चाय गर्म करने के लिए लकड़ी तो मिलती नहीं है, क्योंकि रास्ते में पेड़ नहीं है, तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी। तो साथ में कंडे लेकर चलते हैं और वो कंडे से चाय गर्म की। उनका गुस्सा देखकर लेखक शांत रहे, क्योंकि जानते थे कि इसी के साथ आगे जाना है, तो इसको गर्म करने से या इसको गुस्सा दिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला मुझे? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। लेखक के मुंह से जब सुमति ने इस प्रकार की बातें सुनी और उसने देखा कि वाकई में घोड़ा बहुत सुस्त है, तो उसको लगा कि यहाँ गुस्सा दिखाने से कोई मतलब नहीं है और वो शांत हो गए। लेखक कहते हैं कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था वह उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। सुमति एक नम्र भिक्षु थे और मिलनसार भी थे, तो गुस्सा उनके स्वभाव में नहीं था, लेकिन वो समय के बड़े पाबंद से, समय से चलने वाले थे, इसलिए उनको यहाँ पर गुस्सा आया था। लंगकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लंगकोर में चूँकि सुमति के यजमान मतलब उनके अनुयायी, उनको मानने वाले, जो उनको अपना धर्मगुरु मानते थे, तो सुमति उनके यहाँ जाते थे। यहाँ पर भी उनके लोग थे, इसलिए सुमति के कारण लेखक को यहाँ पर रहने की जगह अच्छी मिली, जहाँ पर चाय के साथ सत्तू बहुत सारे अनाजों का भुना हुआ आटा होता है, वो मिला उनको। और रात को गर्मा गर्म थुक्पा तिब्बत का एक ये डिश है, एक व्यंजन है जिसमें नूडल्स, सूप के साथ नूडल्स परोसे जाते हैं गर्मा गर्म। तो फिर लेखक को यहाँ रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। यह आपका एक पेज हो गया। आगे अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। अब लेखक सुमति के साथ और बाकी और लोगों के साथ टिंगरी के विशाल मैदान में आ चुके थे, और ये जो मैदान था इसके चारों ओर पहाड़ थे। तो ये एक प्रकार से पहाड़ों से घिरा हुआ टापू आप जानते हो, जैसे हमारे भोपाल में तकिया टापू है, जहाँ चारों तरफ पानी और बीच में उठा हुआ स्थान। तो टिंगरी का विशाल मैदान बिल्कुल एक पहाड़ों से घिरा टापू जैसा दिखाई दे रहा था, और दूर एक छोटी सी पहाड़ी जो मैदान के भीतर थी, उस पहाड़ी का नाम रखा गया था टिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। इस पहाड़ी के आसपास जितने भी गांव थे, सब जगह सुमति को जानने वाले, मानने वाले लोग थे, जो सुमति से अपनी पूजा या धार्मिक कार्य कराया करते थे, वो यजमान। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि
बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर भी किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अभी देखिए यहाँ पर लेखक सुमति के स्वभाव की विशेषता बतला रहे हैं, जिसे हम थोड़ा सा लालची समझ सकते हैं कि सुमति जो बोध गया बौद्ध गया बिहार में बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थान, जहाँ पर एक वृक्ष के नीचे, बड़े से बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ये जगह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थान माना जाता है। तो सुमति यहाँ से लाए गए गंडे, जो मंत्र पढ़कर दिए जाते हैं, ताबीज और गंडे, वो अपने इन यजमानों को लाकर यहाँ दिया करते थे और उनके बदले में उनको जो भी वो मिलता होगा वो रखते थे। तो जब उनके ये गंडे ख़त्म हो जाते तो आसपास किसी भी प्रकार के कपड़ों से वो फाड़कर गंडा बनाकर अपने यजमानों को बांटते रहते थे। तो लेखक ने यहाँ पर यही कहा कि उनके गंडे तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो ख़त्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से वो गंडे बना लेते थे। और चूँकि वो भिक्षु थे तो लोग उनसे सवाल भी नहीं करते थे, शक भी नहीं करते थे, और धार्मिक भावना के कारण उनसे वो गंडे ले लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब यहाँ टिंगरी में आने के बाद यजमानों के पास जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनसे मिलना था, उनको गंडे देना था। तो लेखक को लगा कि अगर ये गए तो इनके इतने जानने वाले लोग हैं कि लगभग एक हफ्ता ये वहाँ लगा देंगे और लेखक का समय व्यर्थ हो जाएगा। तब लेखक कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। यहाँ पर लेखक सुमति को यहाँ वहाँ जाने से रोकने के लिए लालच देते हैं कि तुम्हें जितने गंडे बांटना हो यहाँ बांट लो, लेकिन आजू बाजू कहीं मत जाओ, आसपास के गांव में कहीं मत जाओ, भले ही मैं तुम्हारा नुकसान पूरा भर दूंगा। सुमति ने सहज स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई ना मिला। भरिया मतलब भारवाहक, भार ढोने वाला, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। 10-11 बजे भी वहाँ तेज़ धूप लगने लगती है, क्योंकि हरियाली नहीं है, और तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी, बहुत तेज़ मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती थी। तेज़ धूप से बचने का भी रास्ता था कि आप अपने सिर को मोटे कपड़े से ढांक लीजिए। आगे लेखक कहते हैं, आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा था। सामने एकदम तेज़ धूप पड़ रही है, जिससे कि उनका माथा, ललाट मतलब माथा जल रहा है, लेकिन पीछे कंधा बर्फ़ हो रहा, क्योंकि पीछे ठंडक पड़ रही है। वो सामने तेज़ धूप और पीछे ठंड। फिर भी अपनी पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। चूँकि लेखक सुमति के साथ ही गए थे तो उन्हें सुमति की हर बात माननी पड़ रही थी, और सुमति को वहाँ के रास्तों के बारे में, जगहों के बारे में, गाँवों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो लेखक के पास सुमति की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो अब यहाँ पर सुमति यजमान से मिलने के लिए एक और बहाना बनाते हैं कि वो टिंगरी यहाँ से जाने से पहले शेखर विहार की ओर चलने की बात करते हैं। शेखर विहार तिब्बत में एक जगह पर है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। तिब्बत में जो ज़मीनें हैं, यहाँ अधिकतर जो छोटे बड़े जागीरदार वो तिब्बत की ज़मीन इनमें बटी हुई है, और इन जागीरों का जो हिस्सा है वो मठों के हाथ में है। मठ
मठ में बौद्ध धर्म के मंदिर होते हैं जहाँ पर भगवान की प्रतिमा होती है और भिक्षु वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा हिस्सा जो है इनके हाथों में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और जिसके लिए मज़दूर उसको बेगार में मतलब मुफ्त में मिल जाते हैं बिना मेहनताना दिए, और जागीरदार इनसे ही खेती का काम करवाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, क्योंकि जागीरदार की जो खेती है उसमें बहुत बड़ा हाथ मठों का भी है। तो मठ से कोई ना कोई भिक्षु वहाँ इंतज़ाम देखने के लिए आते हैं, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, जहाँ पर लेखक गए थे और वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ लेखक इसलिए कहते हैं क्योंकि लेखक इतने दिनों से भिक्षु सुमति के साथ भिक्षमंगों के भेष में घूम रहे थे। तो जब वो यहाँ शिखर विहार में आते हैं और यहाँ मुखिया भिक्षु नमसे से मिलते हैं, तो जो मुखिया भिक्षु हैं नमसे जी, वो लेखक से बहुत प्रेम से मिलते हैं, जबकि लेखक भिक्षमंगे के वेश में है। और यह देखकर भी नमसे या मुखिया भिक्षु उनसे घृणा नहीं करते या उनको दूर नहीं करते, बल्कि बड़े सम्मान के साथ उनसे बातें करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन भी वहीं लगा। अब जब लेखक यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कंजूर ये आपका एक प्रश्न का उत्तर भी है कि भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए वचनों का अनुवाद यहाँ पर रखा हुआ था 103 पोथियों में। मेरा आसन भी वहीं लगा। बड़े बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। लेखक को तो पढ़ने का मौका मिल गया। वो वहाँ उन्होंने अपना आसन लगा लिया, क्योंकि पोथियाँ थी भी बड़ी अच्छी सुंदर साफ लिखावट में लिखी हुई थी और कम से कम एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 सेर मतलब ये पुराने समय में नापने का भार नापने का एक मात्रक था, यूनिट था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। चूँकि लेखक यहाँ पर आ चुके थे, उनको किताबें मिल गई थी, तो यह देखकर सुमति अपने आप यजमानों के पास जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। अब लेखक को इतनी अच्छी किताबें मिल गईं तो वो उनमें पढ़ने में रम गए। पुस्तकों के भीतर जाना मतलब पढ़ने में रम गए। जो सुमति वहाँ रहते तो बार बार उन्हें डिस्टर्ब करते, परेशान करते, इसलिए लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने की आज्ञा दे दी। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। लेखक को लगा कि सुमति शायद 2-3 दिन आराम से आएंगे, लेकिन वो दोपहर बाद ही आ गए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यहाँ से पढ़ने के बाद लेखक और सुमति टिंगरी गांव की ओर चल पड़ते हैं, अपना सामान पीठ पर लेकर और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर। यहाँ यह आपका पाठ समाप्त होता है। अब अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। और प्लीज़ आप ज़रूर ये पाठ पढ़ें, कम से कम रीड करें, तो आपकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। थैंक यू।